1741 से लेकर 1947 तक हम जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें खास बात क्या रहेगा, पहले आपको मैं नोट्स के माध्यम से चीज़ों को रिवाइज कराऊंगा। अगर आपने एक एक बार भी पढ़ा होगा तो चीज़ें जो है आसानी से सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो बस आप ध्यान से देखना, चीज़ों को समझना कहाँ से। यहाँ पर मैं आसान क्वेश्चन लिया हूँ। आसान का मतलब ये है कि आपका सभी टॉपिक का एक बार रिवीजन करने के लिए मैं इस टाइप से एक क्वेश्चन रहेगा और 4 ऑप्शन रहेंगे, उस प्रकार से आपको एमसीक्यू बनाया हूँ। इसके बाद एक और आधुनिक भारत का आएगा क्लासेस, उसमें क्या होगा, उसमें आपको जो है वस्तुनिष्ठ में आपको सिंपल सही जोड़ी रहेगा, कथन कारण क्वेश्चन रहेंगे और उसमें कूट वाले प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपको जो है बेसिक क्लासेस है। बेसिक का मतलब आप कोई भी क्लासेस आप पढ़े होंगे आज से पहले, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी किताब पढ़े होंगे छत्तीसगढ़ के जो बोले जाते हैं ऑथेंटिक, अलग अलग किताबें हैं यहाँ के, जो उसमें से सवाल बनते हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो सब आपको जो है यहाँ पर लिया गया है। तो जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है मैं उसको फैक्ट के रूप में आपको सामने यहाँ पर लाया हूँ। ठीक है, तो देखिए 1741 से 1947 तक हम इसके बारे में जानते हैं। तो पहले देखो मराठा प्रभाव और अप्रत्यक्ष शासन हुआ था 1741 से। इसका अलग प्लेलिस्ट बन जाएगा, प्लेलिस्ट में देख लेना आप। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारा चीज़ यहाँ पर आधुनिक का अलग रहेगा। ठीक है, अब आधुनिक, प्राचीन और मध्य तीनों का अलग अलग प्लेलिस्ट बना रहेगा। साथ में जो है छत्तीसगढ़ जनजाति अलग रहेंगे और कल्चर अलग रहेगा, प्लेलिस्ट रहेगा। और इसके बाद भूगोल में आपको जो है पार्ट भूगोल का आपको जो है उसका अलग प्लेलिस्ट रहेगा। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम भारत में जाएंगे, क्योंकि सीजीपीएससी सीजीव्यापम में जो है छत्तीसगढ़ से ज़्यादा वेटेज रहता है इसका। ठीक है, जनजातीय और कल्चर को हम ज़्यादा पढ़ेंगे। तो मराठा प्रभाव और प्रत्यक्ष शासन यहाँ पर 1741 में देखेंगे। 1741 में यहाँ पर नोट्स आपको शॉर्ट नोट के माध्यम से बताऊंगा। देखो 1741 से यहाँ पर शुरुआत होता है। रघुजी भोसले जो कि मराठा थे प्रथम, उनके प्रथम सेनापति कौन है, भास्कर पंत। ठीक है, भास्कर पंत सेनापति और छत्तीसगढ़ आक्रमण किया उन्होंने जो है यहाँ पर देखने, जिन्होंने जो है रतनपुर कलचुरी है वंशी जिसको जाना जाता है, कलचुरी वंश को राजा रघुनाथ सिंह होते हैं, उनको पराजित करते हैं। और उस समय अपने जो है ये रघुनाथ सिंह अपने पुत्र वियोग में शोकाकुल थे, इस वजह से वे हार जाते हैं। ठीक है, मतलब लड़ाई ही नहीं करते हैं वहाँ पर। ठीक है, विद्रोह ही नहीं करते हैं। 1741 की संधि होता है। रघुनाथ सिंह ने मराठों को वार्षिक 12 लाख का जो है चौथ मतलब राजस्व दिया। एक चौथाई यहाँ पर अपने जो है 12 लाख मतलब एक चौथाई देना स्वीकार किया और इससे जो है मराठा का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। कौन, जो है यहाँ पर रघुनाथ सिंह जो कलचुरी वंश के यहाँ पर शासक थे। फिर उनके जो है आगे बढ़ेंगे, रघुनाथ सिंह की मृत्यु हो जाती है 1745 में। उसके बाद ब्रिटिश जो है मराठों ने उनके रिश्तेदारों मोहन सिंह को अपने प्रतिनिधि मतलब कठपुतली शासक के रूप में नियुक्त कर देता है। किसको, मोहन सिंह को, उनके रिश्तेदार थे कौन, मोहन सिंह। ठीक है, अब देखो प्रत्यक्ष यहाँ पर मराठा शासन करने लगते हैं, इन सबका प्रत्यक्ष हो जाता है कलचुरी वहाँ का। ठीक है, 1758 से लेकर 1818 तक जो है यहाँ पर प्रत्यक्ष शासन होता है, जिसके बीच 1758 में मोहन सिंह की मृत्यु के बाद मराठों के अनंतर छत्तीसगढ़ का पूर्ण विलय हो जाता है। मतलब मराठा अपने अंतर्गत छत्तीसगढ़ को रख लेते हैं। पहला शासक बनते हैं मराठा जो कि बिम्बाजी भोसले होते हैं, प्रथम प्रत्यक्ष मराठा शासक बनते हैं और स्वतंत्र होते हैं। शासन व्यवस्था में देखेंगे तो उनके रतनपुर और रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया और रतनपुर में एक नियमित न्यायालय, क्या नियमित न्यायालय, और राम टेकरी में राम पंचायत की स्थापना किया था। 1787 बिम्बा जी की जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनकी पत्नी आनंदीबाई 1801 तक जो है सत्ता संभालती है। 1788 में जो है बैंको जी भोसले ने नागपुर में रहते हुए सूबेदारी व्यवस्था के माध्यम से जो है शासन करते हैं। इसके बारे में यूट्यूब पर चाहे बुक में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा जरूर। महिपत राव दिनकर जो है प्रथम सूबेदार बनते हैं। 1797 से 1808 सूबेदार केशव गोविंद ने पिंडारियों के सिवा आक्रमण करता है और छत्तीसगढ़ की रक्षा करता है। ठीक है, यहाँ पर 1817 और 1818 यादव और दियाकर अंतिम सूबेदार होते हैं, जिनके काल में पिंडारियों का अंत हुआ और ब्रिटिश संरक्षण शुरुआत हुई यहाँ पर। ठीक है, आपका देखेंगे। अब आगे हमारा इस प्रकार से ब्रिटिश नियंत्रण काल आता है, जिसमें 1818 से लेकर 1830 तक रहता है, जिसमें कैप्टन एडमंड आते हैं। 1818 में प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक होते हैं, उन्होंने डोंगरगढ़ का विद्रोह को दबाया। ठीक है, उन्होंने दमन किया, डोंगरगढ़ विद्रोह हो रहा था उसको दमन किया। फिर 1818 में ही यहाँ पर गैन्यू आते हैं।
जो कि दूसरे अधीक्षक होते हैं 1818 में, उनको जो है राजधानी अगेन न्यू से परिवर्तन करते हैं, जो कि रतनपुर से रायपुर राजधानी को स्थानांतरित कर देते हैं, भू राजस्व में सुधार करते हैं यहाँ पर। फिर 1825 से लेकर 1828 तक कैप्टन सैंडिस का कार्यकाल रहता है, जो कि डाक तार व्यवस्था की शुरुआत करती है। फिर उसके बाद 1830 के बाद जो है पुनः मराठा शासन हो जाता है, या फिर जिलेदारी शासन यहाँ पर शुरुआत होती है। 1830 से लेकर 1854, 1830 में अंग्रेजी ने संधि जो है अंग्रेजों ने संधि करके जो है प्रशासन वापस भोसला जी को दे दिया, मतलब रघुजी तृतीय को सौंप दिया, और कृष्णराव अप्पा जो है प्रथम जिलेदारी बने। 1857 का संग्राम होता है उसके बाद, ठीक है, जो कि 1856 में जो है जमींदार होते हैं वीर नारायण सिंह, अकाल के दौरान जो है अनाज बांटते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं 1856 में। 1857 के दिसंबर में देखेंगे वीर नारायण सिंह 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में फांसी दी गई, ठीक है। और 18 मतलब देखेंगे 1858 में जनवरी रायपुर में सैन्य विद्रोह होता है, और यहाँ पर 58 में अलग है, 57 में अलग है। 57 में देखोगे वीर नारायण सिंह को जो है फांसी दिया गया, ठीक है, और 56 में वो किए थे, कांड किए थे, और 57 में उनको जो है यहाँ पर फांसी दिया गया। 58 में उनको जो है यहाँ पर सैन्य विद्रोह देखने को मिलता है, जो हनुमान सिंह जो है ब्रिटिश अधीक्षक जो सिडवेल, किसकी, सिडवेल की हत्या कर देते हैं। उनके जो है छत्तीसगढ़ में मंगल पांडे के नाम से जानते हैं, किसको, हनुमान सिंह को, जो कि यहाँ पर 1858 में जो है सैन्य विद्रोह हुआ था। अब आता है राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता। जैसे अगर आप देखेंगे 1889 में बम्बई कांग्रेस अधिवेशन होता है, रामचंद्र लाखे जी एकमात्र प्रतिनिधि बनते हैं छत्तीसगढ़ से यहाँ पर। 1900 में माधवराव सापरे ने छत्तीसगढ़ मित्र के सुने हो प्रकाशन किया। 1905 में प्रशासनिक पुनर्गठन, 5 हिंदी भाषाई राज्य रियासतें जोड़ी गई यहाँ पर, ठीक है। 1905 में जैसे बंग भंग के नाम से जानते हैं 5 रियासत जोड़ा गया था। 1917 में होम रूल की जो है रायपुर में इसकी स्थापना हुई। 1917 में रायपुर में क्या हुआ, होम रूल लीग की शाखा की जो है रायपुर में स्थापित हुआ यहाँ पर, ठीक है। 1920 में यहाँ पर पंडित सुंदर शर्मा के नेतृत्व में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ, गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ। 1922 में नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह हुआ यहाँ पर। 1930 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ठीक है। तो 1930 में आपको देखने को मिलता है। अब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता गिरफ्तार हुए, आंदोलन छोड़ो शुरू हुआ और नेता गिरफ्तार हुआ, रायपुर षड्यंत्र केस हुआ यहीं पर। 1947 में सरदार पटेल ने रियासतों का विलीनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे छत्तीसगढ़ महासंघ का हिस्सा बन गया। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर ओवरव्यू था, जानकारी था इसके बारे में, जो कि आप फटाफट देख लिए इसके बारे में, आपको जो है रिवीजन हो गया। अब चलिए हम एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं, चीज़ों को याद रखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन थे, तो आपको अभी पढ़े क्या थे, तो बिम्बाजी भोसले। आपको जो है फटाफट यहाँ पर स्किप करते जाना है और देखते जाना है, ठीक है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर 1758 में मराठों के अंत छत्तीसगढ़ पर कब्जा कर लिया और सीधे जो है अपने शासन में ले लिया, जहां बिम्बाजी भोसले शासन नियुक्त किया गया, और बिम्बाजी भोसले नागपुर शासन, रघुजी प्रथम छोटे पुत्र था उनका, रायपुर और रतनपुर। कहने का मतलब यहाँ क्या है, जो ये रघु जी थे, कौन थे, रघु जी जो कि मराठा शासक थे यहाँ पर, उनके छोटे बेटे जो है कौन होते हैं, बिम्बाजी भोसले। नागपुर शासन जो है सबसे छोटे पुत्र होते हैं। रायपुर और रतनपुर का जो है प्रशासनिक एकीकरण करते हैं और नियमित उच्च न्यायालय का स्थापना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है एक्सप्लेनेशन है, ये इस प्रकार एक्सप्लेनेशन आपको जो है वेबसाइट में मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल, उसके लिए आपको जो है यहाँ पर जॉब आयोग वेबसाइट है, इस पर आपको जो है जाना होगा। यहाँ पर सिंपल गूगल में सर्च करेंगे जॉब आयोग, और आपको जो है सिंपल नीचे जाएंगे, नीचे कैटेगरी दिया रहता है। यहाँ पर कैटेगरी में आपको जो है देखने को मिलेगा यहाँ पर जनरल स्टडी, इसके ऊपर क्लिक करके आप जो है यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री और कंप्यूटर क्लासेस और जनजातियों से रिलेटेड आपको जो है एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस पर विजिट करके आप जल्दी से अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो इन सवालों को जरूर देखिए और बनाइए आराम से, और प्रैक्टिस कीजिए लगातार। आगे देखो यहाँ पर बिम्बाजी भोसले की मृत्यु के बाद उनकी कौन सी पत्नी सत्ता संभाली, तो वो थी आनंदीबाई, ठीक है, याद है आपको आनंदीबाई। बिम्बा जो भोसले की जो है मृत्यु होती है, कब होती है, तो 7 दिसंबर, कब होती है, 7 दिसंबर 1787 को, 7 दिसंबर 1787 को उनकी मृत्यु होती है। और 1787 के बाद 1801 तक जो है कौन शासन संभालता है, तो वो आपका आनंदीबाई थी। आनंदीबाई जो है यहाँ पर, आनंदीबाई और सूबेदार महिपत राव के साथ सत्ता संघर्ष होता है, किसका, महिपत राव के साथ, ठीक है, महिपत राव, ये संघर्ष होता है इनके बीच, ठीक है। तो ये आनंदीबाई जी, लेकिन सूबेदार को अपने सभी
महत्वपूर्ण कार्य जो करने होते थे वो आनंदीबाई से सलाह लेकर करना पड़ता था, इसलिए इन दोनों के बीच क्या होता था, संघर्ष होते रहता था। ठीक है, यहाँ पर तो 1787 से 1801 तक कौन शासन किया, तो ये थे आनंदीबाई थे। और 7 दिसंबर 1787 की मृत्यु किसका हुआ, तो बिम्बाजी भोसले का। उसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था की शुरुआत किसने किया, तो सूबा शासन किसने किया था, तो वो थे ब्यांको जी। कौन थे, ब्यांको जी भोसले। आपको सभी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगा, आंदोलन पूरा डिटेल से। तो ब्यांको जी भोसले यहाँ पर शासन काल होता है 1788 से लेकर 1788 से 1811 तक इनका जो है शासन रहता है। कितना, 1788 से लेकर 1811 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। सूबेदारी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो 1788 से लेकर 1818 तक यहाँ पर रहता है। किसके बीच, 1818 तक जो है यहाँ पर किसका रहता है, सूबेदारी व्यवस्था रहता है, सूबेदारी शासन व्यवस्था। हम यहाँ पर बात कर सकते हैं 1788 से लेकर 1811 तक इनका शासन रहता है बैंको जी भोसले का। और सूबेदारी व्यवस्था जो रहता है 1788 से लेकर 1818 तक यहाँ पर हुआ था। तो ये नागपुर में रहते थे और सूबेदारों के माध्यम से जो है अपना शासन करते थे। कौन, बैंको जी भोसले। आगे देखिए यहाँ पर सूबा शासन के दौरान छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार कौन था, तो सूबा शासन के दौरान छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार था महिपत राव दिनकर। यहाँ पर कौन होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महिपत राव दिनकर। इनका शासन काल कब होता है, तो 1788 से लेकर 1790 तक। ठीक है, 1788 से 1790 तक। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये 2013 और 15 में आ चुका है, प्रीवियस ईयर पेपर है, तो इसको जो है यहाँ पर इसको देखना है। तो 1788 से ये जो सूबेदार थे, ठीक है, प्रथम यहाँ पर सूबेदार नियुक्त किए गए कौन, छत्तीसगढ़ में शासन प्रथम 1788 से 1790 तक ये अपना शासन करना है। ठीक है, तो इस दौरान जो है इनका वास्तविक महिपत राव वास्तविक शासन किसके अंतर्गत था, आनंदीबाई के हाथों में था। ठीक है, यहाँ पर इसके भी होता है। आगे किस सूबेदार शासनकाल में पिंडारियों का प्रथम आक्रमण हुआ, तो यहाँ थे कौन, तो ये थे केशव गोविंद। केशव गोविंद यहाँ पर देखेंगे, पिंडारियों का प्रथम आक्रमण जो है केशव गोविंद काल में हुआ था। इनका जो है 1797 से 1808 तक होता है। कितना होता है, 1808 तक। इनका शासन कब होता है, 1797 से लेकर 1808 ईस्वी तक हुआ था। हुआ था। इनके शासनकाल में जो है पिंडारियों का आक्रमण हुआ था। तो पिंडारियों का आक्रमण करने से छत्तीसगढ़ की रक्षा किया था कौन, केशव गोविंद ने जो है रक्षा किया था। यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के अंतर्गत नियुक्त अंतिम सूबेदार कौन थे, तो अंतिम सूबेदार यहाँ पर बात करें कौन, यादव राव दिवाकर। इसके बारे में पढ़े होंगे, तो यादव राव दिवाकर थे जो कि अंतिम सूबेदार थे। कब तक थे, तो 1817 से लेकर यहाँ पर 1818 तक। तो मात्र देखेंगे 1817 से 1818 एक साल के लिए बस यहाँ पर रहते हैं। 1817 से 1818 रहते हैं। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के अंतर्गत जो है अंतिम सूबेदार थे। ठीक है, इनका जो है 1818 में ईस्वी में पिंडारियों का अंत हो जाता है, पिंडारी को अंत हो जाता है साथ में। और ब्रिटिश रेजिडेंस कौन आते हैं, तो जेनकिंस आते हैं उसके बाद। ठीक है, तो जेनकिंस क्या करता है, जेनकिंस सूबेदार पदवी को समाप्त कर देता है और किसकी नियुक्त करता है, तो अधीक्षक का नियुक्त करता है। तो ये जेनकिंस कौन होता है, तो ब्रिटिश रेजिडेंस होता है। ठीक है, ये उनका पद होता है और ये जो है सूबा पदवी को समाप्त करके ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति करता है। तो 1818 तक यहाँ पर कौन चलता है, यादव राव दिवाकर, जो कि एक साल के लिए यहाँ पर अंतिम सूबेदार रहते हैं। आगे सवाल है, ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर कब स्थानांतरित हुआ, तो आप जानते हैं एडमंड तो किए नहीं है, कौन किया है, तो यहाँ पर एगेन्यू किया है। कब, 1818 ईस्वी में। तो मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, कैप्टन फिवांस एगेन्यू जो है 1818 कितना रहता है, 1818 से 1825 तक इनका जो है यहाँ पर शासनकाल रहता है। ठीक है, ज़्यादा ही रहता है। तो यहाँ पर 1818 से 1825 तक इनका शासन रहता है। और इन्होंने जो है प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया, जिसके तहत जो है 1818 से ये 1818 ईस्वी में राजधानी को परिवर्तन कर दिया। कहाँ से कर दिया, तो ये जो है रतनपुर से कहाँ कर दिया, रायपुर कर दिया। रतनपुर से कहाँ चला गया, ये रायपुर चला गया, जो कि अभी वर्तमान में भी है। ठीक है, तो रतनपुर से रायपुर जो है यहाँ पर राजधानी को स्थानांतरित कर दिए। आगे देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था की शुरुआत किस ब्रिटिश अधीक्षक की सलाह पर की गई, तो एडमंड नहीं थे, हंटर नहीं थे, सैंडिस यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, कैप्टन सैंडिस। जो कैप्टन सैंडिस काल था 1825, जैसे उसके बाद 1825 के बाद जो है 1828 तक जो है यहाँ पर ये रहते हैं कौन, कैप्टन सैंडिस बोलते हैं इनको। ठीक है,
तो ये जो है ब्रिटिश अधीक्षक एगेन्यू की सलाह पर, एगेन्यू जो है सलाह देता है इनको कि आप जो है डाक तार व्यवस्था शुरुआत कीजिए। तो इन्होंने जो है यहाँ पर शुरुआत किया था। और यहाँ पर लोरमी और तिरंगा दो ताहूधारी का निर्माण भी कराया था। कौन था? इन्होंने जो है दो ताहूधारी, पहले लोरमी, लोरमी यहाँ पर बात करेंगे, लोरमी जो कि 1826 में, और एक तरेंगा था, तरेंगा, लोरमी तरेंगे 1828 में, ये वाला। ठीक है, तो दो ताहूदारी जो है इन्होंने बनवाया था, एक लोरमी था एक तरेंगा था, दो ताहूदारियों का भी निर्माण करवाया था 1826 में जो है लोरमी और 1828 में तरेंगा। तो ठीक है, छत्तीसगढ़ में सैंडिस ने जो है डाक तार व्यवस्था की शुरुआत किया था और इन्होंने जो है लोरमी तरेंगा तो ताहूदारी का स्थापना किया था। आगे सवाल देखिए, किस वर्ष में अंग्रेजों ने रघुजी तृतीय के साथ संधि कर छत्तीसगढ़ का प्रशासन पुनः भोसला शासक को सौंप दिया? तो ये था 1800 कब? 1830 में। ठीक है, 1830 में जो है सौंप दिया गया। जय यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 27 दिसंबर 1829, कब? 27 दिसंबर 1829 को अंग्रेजों की ओर से जो है भोसला शासन की एक संधि हुई थी, और इसके अनुसार जो है छत्तीसगढ़ का प्रशासन पुनः भोसला जो है, भोसला शासक रघुजी तृतीय को जो है यहाँ पर सौंप दिया गया उनके द्वारा। और रघुजी तृतीय द्वारा नियुक्त किया गया जो अधिकारी था कृष्णराज अप्पा को सौंपा गया। ठीक है, और ये जो है छत्तीसगढ़ के लिए भोसला को सत्ता हस्तांतरित करने का जो है कब किए? तो यहाँ पर 6 जून, कब? 6 जून 1830 को ये जो है संपन्न हो गया। ये मतलब इस दिन जो है रघुजी तृतीय को सत्ता दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, मराठा काल में आयात निर्यात कर को किस नाम से जाना जाता था? तो मराठा काल में आयात निर्यात को यहाँ पर किसे जानते हैं? तो उसे सायर कहा जाता था, सायर। तो मराठा कालीन राजस्व व्यवस्था में आय के प्रमुख स्रोत एक सायर था, ये वाला सायर कहा जाता है, जिसे आयात निर्यात कर या बिक्री कर कहते हैं। इसी को आयात निर्यात या बिक्री कर कहा जाता था। टैक्स ऑन द सेल ऑफ गुड्स इसको बोला जाता था। ठीक है, अन्य करों में जैसे भूमि कर जमींदारों से लिया जाता था, और लिए जाने वाला वार्षिक कर था, इसे हम टकोली कहते थे। क्या कहते थे? टकोली। ठीक है, तो भूमि कर को हम टकोली कहते थे। ठीक है, उसके बाद जो गैर कृषि हैं, जो कृषि नहीं करते हैं, गैर कृषि जो है उनसे लिए जाने वाला जो कर था उसको पंडरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंडरी। ठीक है, तो जो कृषि हैं भूमि हैं, तो भूमि कर को टकोली कहा जाता था, और जो गैर कृषि हैं उनको क्या है? पंडरी कहा जाता था। ठीक है, पंडरी कहा जाता था, इसको आपको याद रख